हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद आशा है कि सब आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आप देख रहे हैं एमटी यानी कि मंडे ट्यूटोरियल। और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे 12th बायोलॉजी। और 12th बायोलॉजी का जो हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, चैप्टर 4, इसका हम लोग क्या है थ्योरी क्लास और ऑब्जेक्टिव क्लास कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, जेनेटिक्स। तो उसमें हम लोग चैप्टर का मेन जो एनसीईआरटी में नाम है, उसका नाम है प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो इसका हम लोग चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं क्या, जेनेटिक्स। ठीक है, तो अगर जो लोग अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं या नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या पीडीएफ वाइज नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। और नोट्स लेने के लिए हम इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। और ये बहुत कम फी है, 199 फी है। ठीक है, क्या है, 199 फी है। ठीक है, चलते हम लोग क्या अब क्लास की ओर। क्लास क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या जेनेटिक्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों? जेनेटिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जेनेटिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जेनेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी में नाम क्या है, वंशागति और भिन्नता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा देखते हैं जेनेटिक्स है क्या। देखते हैं जेनेटिक्स है क्या। तो जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स जो है बोलेंगे किसको? तो अगर देखते मिलाकर के हम लोग अगर थोड़ा सा एक टेक्निकली देखें क्या, कि अगर मैथमेटिकली देखें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी प्लस वेरिएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? हेरिडिटी प्लस वेरिएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स बोलेंगे। अब इसमें हम लोग को देखना है कि हेरिडिटी किसको बोलते हैं और वेरिएशन किसको बोलते हैं। देखो बच्चों, हेरिडिटी किसको बोलेंगे कि यहाँ जो हम लोग जितना भी ये सब चीज अप्लाई करेंगे सारा इसमें किस में होगा? जीव में होगा। अब प्लांट भी जीव है और एनिमल में भी जीव है। तो उसको ये चीज जो क्या है, एक नॉर्मल यानी कि एक नॉर्मल जीव से एक विग्रस जीव में कन्वर्ट करने के लिए किसका, जेनेटिक्स का उपयोग करते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स का प्रयोग करते हैं। एक कमजोर जीव को एक उच्च गुणवत्ता वाली जीव में कन्वर्ट करने के लिए इसका जेनेटिक्स का प्रयोग करते हैं। तो इससे पहले जो है जेनेटिक्स जो है बहुत सालों से चला आ रहा था, लेकिन इसका मालूम नहीं था या आखिर होता क्या है। जैसे पहले जमाने के लोग जो है लगभग 800 से 1000 बीसी वाले उस जमाने में, कि अच्छे गुणवत्ता वाले जीव को यानी कि नॉर्मल गुणवत्ता वाले जीव से क्या करते, क्रॉस कराते थे और उसका फिर क्या करते थे, एक नया संतान उत्पन्न करते थे। लेकिन ये होता कैसा था, ये लोगों को मालूम नहीं था। लेकिन इस टेक्निक से वो लोग क्या करते थे, नया नया जीव बनाते थे। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे आप क्या हेरिडिटी और वेरिएशन बोलते हैं किसको है। हेरिडिटी और वेरिएशन बोलते हैं किसको है। जैसे अगर मान लेते हैं, देखो ये सिंबल अगर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा तो किसका होगा बच्चों? मेल का सिंबल होगा। ठीक है, मेल क्या है, मान लेते हैं क्या है, ये गोरा है। मेल क्या है? गोरा है। और इसका क्रॉस किससे कराएंगे? फीमेल से करेंगे। ये फीमेल का सिंबल है। फीमेल का कहाँ नीचे रहता है। ठीक है, मेल क्या है? गोरा है। मेल क्या है? गोरा है। ठीक है, और फीमेल क्या है? काली है। फीमेल क्या है? काली है। और इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराने के बाद जो संतान बनेगा, है ना, उस संतान क्या हो सकता है? मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। अब मेल होगा या फीमेल होगा तो उनमें से दोनों का कैरेक्टर कहाँ आएगा? संतान में आएगा। तो यह संतान का रंग क्या होगा? सांवला होगा। क्या होगा बच्चों? सांवला होगा, है ना। तो क्या होगा, गोरा और काली को बीच में क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा? सांवला बनेगा। क्या बनेगा? सांवला बनेगा। जो मेल और पेरेंट्स का गुण जो संतान में आया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हेरिडिटी बोलते हैं। और इनमें जो इन संतान में जो बदलाव नजर आ रहा है, इन्हीं बदलाव को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। जो कैरेक्टर माता पिता से जो संतान माया, माता पिता से जो संतान माया,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। और जो संतान में जो बदलाव दिखा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। देखते हैं क्या हो सकता है, गोरा काला ढेर सारा चीज है, हो सकता है क्या कि मेल का हेयर कैसा है, करली है, और फीमेल का कैसा है, स्ट्रेट है। और जो संतान में आएगा तो दोनों का बीच का होगा, तो उसका भी कैरेक्टर कहाँ होगा, माता पिता से संतान में अच्छा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटी बोलेंगे। और जो संतान में जो अलग अलग चीज दिखेगा उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, और वेरिएशन जो ना कई तरीके से हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यानी कि जेनेटिक की वजह से होता है, कि वेरिएशन कई तरीके से होता है। हो सकता है उसका रहन सहन की वजह से, हो सकता है वहाँ का एनवायरमेंट की वजह से, हो सकता है उसके खान पान की वजह से, यानी किसी भी चीज से उसका वेरिएशन बदलाव हो सकता है। सिर्फ जेनेटिकल ही नहीं है, अनजेनेटिकल भी उसका वेरिएशन बदलाव हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं थ्योरी को। तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो किसको बोलेंगे, जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत इनहेरिटेंस या हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं, ना, वेरिएशन का अध्ययन करते हैं या उसके स्थानांतरण का अध्ययन करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको जेनेटिक्स बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षण यानी कि हेरिडिटी और वेरिएशन का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होगा या उन कारणों का अध्ययन करते हैं, तो क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। सीधी सी बात, जेनेटिक्स किसको बोलेंगे, हेरिडिटी और वेरिएशन का यानी कि ट्रांसमिशन, हेरिडिटी और वेरिएशन का संचारण का अध्ययन हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। और देखो, जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो किसने किया था बच्चों, बेटसन ने किया था। किसने किया था, जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो किसने किया था, बेटसन ने किया था। और डेट याद रखना, वो कब किया था, 1905 में किया था। कब किया था, ये 1905 में किया था। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अनुवांशिक का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको अनुवांशिक का पिता कहते हैं। और ये क्या, आधुनिक का अनुवांशिक क्या बोलते हैं, उसको पिता बोलते हैं। और इसी चीज में बच्चों क्या, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्या है कि the branch of biology under which study the method of cause of transmission, genetics, character, heredity and variation from generation to generation is called genetics। यानी कि हेरिडिटी और वेरिएशन यानी कि वंशागत और भिन्नता, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब क्या होगा, स्थानांतरण होगा, उस स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, और जेनेटिक्स का सबसे पहले प्रयोग जो किया था यानी कि वर्ड जो बोला था उसका नाम था बेटसन। और कब कहा था बच्चों, 1905 में कहा था। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। क्वेश्चन में आता है क्या, कि जेनेटिक्स का यानी कि आधुनिक पिता किसको बोलते हैं, जेनेटिक्स का अनुवांशिकी का आधुनिक पिता किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं किसको, बेटसन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चों, बेटसन को। और ये पहली बार कब बोला था, तो 1905 में बोला था। ये बात याद रखना है। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला चीज टॉपिक की ओर। अगला क्या है कि यहाँ हम लोग पढ़ेंगे हेरिडिटी और वेरिएशन किसको बोलते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन किसको बोलते हैं, अनुवांशिकी और वेरिएशन हम लोग किसको बोलेंगे। ठीक है, जीवधारियों में क्या बोलते हैं बच्चों, जीवधारियों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों का संचरण को अनुवांशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवधारियों में चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, ठीक है, उनमें क्या होगा, लक्षण जो होगा, कैरेक्टर जो होगा, यानी कि लक्षण हो सकता है काला, गोरा, पीला, करली हेयर, यानी कि पीला आंख, नीला आंख, कुछ भी होगा। यानी कि जब पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को हेरिडिटी बोलते हैं। और वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होते हैं उसे अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं, संचारित होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर बोलते हैं। उसको हेरिडिटी कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे पेरेंट्स का करली हेयर यानी कि घुंघरालू बाल संतान में ट्रांसफर हुआ तो क्या बोलेंगे, यानी कि हेरिडिटी कैरेक्टर क्या हो गया, उसमें घुंघरालू बाल हो गया। ठीक है, और उसी दूसरा क्या बोलेंगे, वेरिएशन। वेरिएशन मैंने बदलाया
कि जो संतान में अलग अलग दिखने लगा है, जैसे एक पेरेंट्स का 4 संतान चारों अलग अलग दिखेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। और वेरिएशन कई तरीके से होते हैं, जेनेटिकल भी हो सकते हैं और नॉन जेनेटिकल भी हो सकते हैं। हो सकता है उसका ताप की वजह से हुआ होगा, हो सकता है उसका मौसम की वजह से हुआ होगा, हो सकता है उसको इन्वायरमेंट कंडीशन की वजह से होगा, हो सकता है उसका खान पान की वजह से हो सकता है। इस वजह से क्या हुआ, बदलाव देखने में मिलेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। तो ये करके जीवधारियों के बीच में पाए जाने वाली इन भिन्नताओं को वेरिएशन कहते हैं। तो वही बोले बताया कि जीवधारियों के बीच भिन्नता को क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, चलते उसके बाद क्या, इंग्लिश मीडियम में बच्चों यहाँ क्या करा है, द ट्रांसमिशन ऑफ वेरियस कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू ऑफ ऑर्गेनिज्म अनदर इज कॉल्ड हेरिडिटी। यानी कि और उसके बाद क्या बोलते हैं, दो कैरेक्टर वी ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी कैरेक्टर। और वेरिएशन तो हम लोग जानते हैं किसको बोले, द डिफरेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वेरिएशन। ठीक, कहते हैं मेंडलवाद और मेंडलवाद से पहले जो है ना बच्चों ढेर सारा साइंटिस्ट आया था और सबको अपना अपना थ्योरी दिया था। सबको जो है ना अपना अपना थ्योरी दिया था। कोई ने कहा था कि किसी बॉडी का पीरियड क्या होगा, आपस में मैचिंग होगा तो उससे क्या होगा, संतान उत्पन्न होगा, उसमें कुछ वेरिएशन देखने मिलेगा। एक ने तो ऐसा नाम नहीं बताऊंगा, एक तो नाम है, एक तो ऐसा कहा दिया था कि क्या, पाइथागोरस साहब ने कहा था क्या, कि बॉडी गैस, यानी कि बॉडी का गैस क्या होगा, अगर मेल और फीमेल में क्या होगा, आपस में मिलेगा तो उससे क्या होगा, संतान होगा और उसमें बदलाव दिखेगा। तो इससे अच्छा क्या होगा, जहाँ फीमेल दिखे और मेल अगर फीमेल को देखे उसको क्या करे, भाप करे, वहां करे, और क्या होगा, उससे फीमेल को लगेगा, उससे संतान पैदा हो जाएगा और वेरिएशन दिखने मिलेगा। धीरे 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 ये सब चीज साइंटिस्ट आता है क्या, फिर बोला कि बॉडी में ऐसा छोटा छोटा कण होता है, जब आपस में मिलता है उससे क्या होता है, बच्चा होता है, उससे क्या होगा, वेरिएशन बदलाव दिखने मिलता है। ये धीरे 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 आते कब, लास्ट में क्या हो गया, मेंडल आया। कब आया, मेंडल 1866 में उसका पैदाइश हुआ। ठीक है, देखा जाए तो 1866 में क्या किया, मेंडल साहब ने एक ओरिजिनली जेनेटिक्स का पैदा किया, जेनेटिक्स को पैदा किया, लेकिन उस वक्त कोई जाना नहीं, लेकिन उस वक्त कोई क्या क्या जाना नहीं। ठीक है, इसकी लंबी कहानी है, अभी थोड़ा टाइम कम वजह से मैं नहीं बता दूंगा, किसी टाइम फिर बताएंगे। ठीक है, कि अनुवांशिकता के आधार क्या कहते हैं, कि अनुवांशिकता के आधारभूत सिद्धांत, अनुवांशिकता के आधारभूत सिद्धांत गरेगर जॉर्ज मेंडल ने 1866 ईस्वी में प्रकाशित किए थे। तो सबसे पहले गरेगर जॉन मेंडल ने कब किया था, अनुवांशिकता का भूत सिद्धांत यानी कि मूलभूत इकाई को कब बताया था, वो कब 1866 में बताया था। और उसने पहले सबसे पहले किसका प्रयोग किया था, वो प्रयोग किया था किसका बच्चों, यानी कि गार्डन पी का। किसका प्रयोग किया था, वो गार्डन पी का किया था, यानी कि उद्यान मटर का प्रयोग किया था। और इस प्रयोग में उसके आधार पर उसने सिद्ध किया कि क्या, सिद्ध किया कि क्या, आकार कुछ निश्चित अनुवांशिक तत्व होते हैं, यानी कि जो पेरेंट्स से संतान में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, जो पेरेंट्स से जो संतान में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, उस ट्रांसफर होने का रीजन एक क्या है, एक कण है, क्या है, एक निश्चित तत्व है, अनुवांशिक निश्चित तत्व है। उस तत्व को क्या बताया, अनुवांशिक तत्व बताया। क्या बताया, अनुवांशिक तत्व बताया। और उसी को उसने क्या नाम दिया, फैक्टर नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चों, उसी तत्व को फैक्टर नाम दिया। जो पेरेंट्स से संतान में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, उसको क्या बताया, एक जेनेटिक तत्व बताया। और उसी तत्व को हम लोग क्या जानते हैं, फैक्टर जानते हैं। यह नाम क्या दिया, फैक्टर। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग क्या बच्चे इंग्लिश मीडियम के लिए दिए हैं। ठीक है, नोट्स कर लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, मेंडल के वंशागति के नियम। तो मेंडल ने जो है वो क्या कहता है, मेंडल ने उद्यान मटर को, गार्डन पी के पौधे को 7 वर्ष तक क्या किया, उसका प्रयोग किया। क्या किया, 7 वर्ष तक उसका प्रयोग किया। तो डेट कब से कब तक, 1856 से 1863 तक, 1856 से 1863 तक उसने क्या किया, मटर के पौधे पर प्रयोग जारी रखा। ठीक है, उस आधार पर जीवों का क्या, वंशागति का नियम का प्रस्तावित किया। और मेंडल ने जो है उसने क्या किया, 34 किस्म के
मटर के प्लांट को सिलेक्ट किया था। कितना? 34 किस्मों के 34 प्रकार के मेंडल के मटर के पौधे को सिलेक्ट किया था, लेकिन उस पर काम जो किया था कितना पर? 22 पर काम किया था। 22 प्रकार के मटर के पौधे पर काम किया था, लेकिन सिलेक्ट कितना किया था? 34 प्रकार का, लेकिन काम कितना किया था? 22 प्रकार का, यानी कि मटर के पौधे पर काम किया था। ठीक है, मेंडल ने क्या था? मेंडल ने उद्यान मटर में पाए जाने वाले भिन्न लक्षणों को 7 जोड़ी में विपरीत लक्षणों को चुना। मेंडल ने क्या किया फिर? उन 22 किस्मों के मटर में से क्या किया? उन मटर में 7 लक्षण, 7 जोड़ी लक्षण को चुना। क्या चुना? 7 जोड़ी लक्षण को चुना है, और जो आगे बताएंगे कौन कौन सा लक्षण है। तो देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये सारा चीज सेम टू सेम है, जैसा मैंने हिंदी में बताया वैसा इंग्लिश में है। तो मेंडल कंक्लूडेड हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट गार्डन पी फ्रॉम 7 ईयर्स, क्या 1856 से 1863। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, मेंडल क्या क्या 34 वेराइटीज ऑफ का गार्डन पी सिलेक्ट किया, लेकिन उनसे वर्क कितना किया? 22 पर किया। ठीक है, उसमें काम कितना पर किया? 22 पर किया। फिर मेंडल ने क्या किया? 7 जोड़ी कैरेक्टर पर क्या किया? उसमें काम शुरू किया। कितना पर? 7 जोड़ा कैरेक्टर पर उसने काम शुरू किया। और वो 7 जोड़ा कौन कौन सा है? यहाँ है। तो 7 जोड़ा कौन सा है? पहला कौन सा है? सीड शेप। पहला क्या देखा? सीड शेप। तो किस पर काम किया? मटर का एक गोल एक क्या लिया? प्लांट लिया, एक सीड लिया, यानी कि गोल मटर का प्लांट लिया। जिस पौधा में क्या होता है? मटर गोल होता है। और दूसरा किस में लिया? कि जिसका रिंकल होता है, उबरा खबरी होता है। इसमें क्या होता है? ऐसा होता है, उबरा खबरी होता है। एक पर है कि बिल्कुल गोल वाला लिया। इन दोनों पर काम किया। फिर उसके बाद दूसरा क्या किया? उनके कलर पर लिया। तो कलर वाला जो एक येलो कलर का लिया और एक ग्रीन कलर का लिया। क्या लिया? एक येलो कलर और एक ग्रीन कलर। और एक चीज याद रखना, इधर से इधर वाला जो है जितना ना, सारा सब क्या डोमिनेंट है, क्या है? सारा प्रभावी है, और इधर वाला सारा अप्रभावी है, रेसेसिव है। फिर उसके बाद तीसरा कैरेक्टर किसने लिया? फ्लावर कलर। फ्लावर एक वायलेट और दूसरा व्हाइट कलर। तो इसमें से बच्चों क्वेश्चन पूछता है कि मेंडल ने 7 प्रकार के कैरेक्टर पर जो काम किया था, इनमें से कौन कौन सा था? तो पहला क्या था? सीड शेप, यानी कि बीज का आकार। फिर क्या था? सीड कलर, यानी कि बीज का रंग। फिर क्या था? फ्लावर कलर, फूल का रंग। फिर पोड शेप, यानी कि फली का आकार। फिर पोड कलर, फली का कलर। फिर फ्लावर पोजीशन, यानी कि फूल कहाँ उगता है। फिर स्टीम हाइट, यानी कि प्लांट का ऊंचाई लंबाई पर काम किया था। तो इनमें से जो हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले इधर वाला जितना भी हो सब क्या है? क्या है उसमें? डोमिनेंट है। पर अब एक क्वेश्चन पूछता है कि मेंडल ने, यानी कि पोर्ट कलर, यानी कि फली का कलर जो था ग्रीन था, तो क्या था? प्रभावी था कि अप्रभावित था? तो यहाँ क्वेश्चन में इस तरह से पूछेगा, तुमको जवाब देना पर। तो क्या अगर फली का कलर अगर ग्रीन है तो क्या प्रभावी है, यानी कि डोमिनेंट है? अगर फली का कलर येलो है तो अप्रभावी है, वो क्या है? रिसेसिव है। ठीक है, तो किसमें पोर्ट से, किसमें क्या? पोर्ट से फूल और उसके बाद कॉन्ट्रास्ट, उसी तरह बिखरा बिखरी। उसके बाद फिर पोर्ट कलर ग्रीन और येलो में। फिर उसके बाद फ्लावर पोजीशन। तो कोई कोई मटर जो होता है ना, यानी कि मटर का फूल जो कहाँ का होता था? बिल्कुल एक्सियल पर। यानी कि एक्सियल का मतलब क्या होता है? कि जहां जहां से गांठ निकलेगा वहां से फूल शुरू, जहां जहां से गांठ निकलेगा वहां से फूल शुरू। लेकिन किसी किसी में क्या होता है कि डायरेक्ट एक्सिस पर, बिल्कुल टॉप पर ही फूल उगता था। तो इन दोनों पर काम किया। फिर उसके बाद क्या किया? किसी किसी मटर का प्लांट का हाइट जो था बहुत लंबा था, किसी किसी का काम था। इन दोनों के बीच क्रॉस कराया और देखा कि सातों का लक्षण अलग अलग, यानी कि सब में क्या क्या लगभग रिजल्ट सेम आया। ठीक है, अब देखिए मटर का प्रयोग के लिए चयन। टॉपिक क्या है? मटर का प्रयोग के लिए चयन। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर, यानी कि गार्डन पी को चुना, क्योंकि इनमें क्या होता है? बहुत सारे लाभ होते हैं। सबसे पहला क्या था? ये 1 वर्षीय था। पहला क्या था? वो 1 वर्षीय पौधा था। ठीक है, इसका सबसे, उसके बाद दूसरा इसका दूसरा महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था? बिंदु क्या था? इसका जीवन काल समय बहुत छोटा था और उसका अध्ययन करना बहुत इजी था। ठीक है, ये क्या था? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर था। इसमें मेल, यानी कि मेल भाग भी और फीमेल भाग भी था। और क्या इसमें नर और दोनों था, ये कुछ मेल भाग और फीमेल भाग दोनों था। इसलिए तीसरा क्या था कि इसका अगला क्या था? इस पुष्प को प्रभावित स्वपरागत आसानी से क्या करता है? सेल्फ पोलिनेशन करा सकते थे। इस मटर के इस मटर को क्या कर सकते हैं? आसानी से सेल्फ पोलिनेशन, यानी कि स्वपरागित आपस में इसका क्रॉस
करा सकते थे, आपस में इसका क्या मैरिज करा सकते थे। ठीक है, उसके बाद क्या था, ये पीढ़ियों के लिए शुद्ध वंशक्रम प्योर लाइन सरलता से प्राप्त होते थे। और अगला क्या था कि ये आसानी से क्रॉस कर सकते थे। ये एंथर को हटाने के लिए इमेस्कुलेशन या थैरी बैगिंग के द्वारा परागकण पोलिनेशन को ये एक पौधे से अन्य पौधे से पर वर्ष चक्र पर पहुंचा सकते थे। इतना इजी होने की वजह से इसके क्या क्या सबसे उसने क्या किया, मटर के प्लांट को ही सिलेक्ट किया। सबसे पहले क्या पता, ये एक वर्षीय था, आसानी से होता था। और ये क्या था, इसका जीवन काल, इसका क्या था, जीवन काल जो था बहुत छोटा था, अध्ययन में बहुत आसान होता था। और ये कहता है बाइसेक्सुअल, यानी कि एक ही फूल में मेल भी और नर भी था। और उसको सेल्फ पोजिशन करने में बहुत आसान। अगर ऐसा नहीं होता था तो उसको क्या करते थे, उसको क्रॉस के लिए उसका मेल यानी कि फीमेल यानी कि सॉरी मेल भाग को काट करके हटा देते थे, इमेस्कुलेशन बोलते थे उसको, फिर पॉलिथीन से ढक देते थे आसानी से। इससे क्या होता था, इमेस्कुलेशन भी आसानी से हो जाता था। इतने सारे लक्षण होने की वजह से इसलिए मेंडल ने क्या किया, मटर के प्लांट को सिलेक्ट किया। ठीक है, ये बच्चों इतना सारी बात क्या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये नोट्स कर लीजिएगा, ये सारा क्या कीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक जीन की वंशागति, एक जीन की वंशागति। मेंडल ने वंशागत के अध्ययन के लिए मटर के लंबे और बौने पौधे को बीच में क्या किया, संकलन कराया। तो उसने देखा कि जब मेंडल ने क्या किया, एक लंबा प्लांट लिया और एक बौना प्लांट लिया। जब दोनों के बीच में संकलन कराया तो उसका जो संतान हुआ सब एक बराबर हुआ, सब क्या हो गया, एक बराबर एक जैसा मिला। फिर उनको आपस में जब संकलन कराया तो कुछ पौधा क्या लंबा हुआ और कुछ पौधा छोटा हुआ। तो उसी चीज को यहाँ मैथमेटिक्स के रूप में यहाँ बताया गया है कि क्या, पहला जो था टॉल प्लांट, ठीक है, टॉल प्लांट, टॉल का सिंबल क्या, टी है, कैपिटल टी, और डार्क का क्या, छोटा का क्या है, स्मॉल टी। ठीक है, जब दोनों के बीच में आपस में संकलन कराया तो क्या मिला, सारा का सारा हाइब्रिड मिला, सारा का सारा क्या मिला, हाइब्रिड मिला। यानी कि उसमें टी क्या था, कैपिटल भी था, उसमें भी था, लेकिन स्मॉल क्या था, दबा हुआ था। स्मॉल क्या था, पहला पीढ़ी में दबा हुआ था। फिर उस पहला पीढ़ी के संतान को जब आपस में क्रॉस कराया तो क्या होगा, F2, उसमें क्या बनेगा, उसका संतान क्या बनेगा, F2 बनेगा। तब उनको कैपिटल आपस में संकलन कराया तो क्या बना, एक कैपिटल डी बना। फिर क्या बना, स्मॉल टी, कैपिटल डी स्मॉल टी, फिर लास्ट में स्मॉल टी। तो यानी कि जब कैपिटल डी कहाँ जहाँ दिखा तो सारा क्या हो गया, लंबा हो गया, प्रभावी हो गया, वो क्या हो गया, प्रभावी हो गया। और जहाँ स्मॉल टी दिखा वहाँ क्या गया, अप्रभावी। तो यहाँ जो F2 में उसका जब बाहर से जब देखेंगे तो उसमें प्लांट जो हम लोग को मिलेगा तो दो तरह का मिलेगा, एक लंबा और एक छोटा। एक क्या मिलेगा, एक लंबा और एक लंबा छोटा। जब उसका हम लोग अंदर से देखेंगे, जीन तब देखेंगे तो जीन में हम लोग को कुछ गड़बड़ी देखा। गड़बड़ी क्या, कि एक जो था बिल्कुल उसमें कैपिटल डी था, एक क्या था, बिल्कुल कैपिटल डी था। लेकिन दो में क्या था, एक कैपिटल डी और एक स्मॉल टी था। दो में क्या था, एक कैपिटल डी और एक स्मॉल टी। तो उनका जब हम लोग को यानी कि फिनोटाइप जब बाहर से देखे तो रेशियो क्या मिला गया, 3:1। रेशियो क्या दिया, 3:1। रेशियो क्या दिया, 3:1 दिया, जो कि यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद जब यानी कि रेशियो क्या देखा, जीनोटाइप देखा, जब उसका जीन देखा गया तो एक तो बिल्कुल क्या था, कैपिटल टी था। फिर दो क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी की स्मॉल टी था। और ये क्या था, बिल्कुल कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी था। तो जीनोटाइप रेशियो में हम लोग को क्या मिल गया, 1:2:1। और उसके बाद केपी यानी कि फिनोटाइप का हम लोग को रेशियो क्या मिल गया, 3:1। इस तरह से हम लोग को यानी कि मेंडल साहब ने करके दिखाया था, इस तरह से क्या के रेशियो मिला जीनोटाइप और फिनोटाइप का। तो उसी चीज को यहाँ थ्योरी में दिया है, क्या कहते हैं कि इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर उन्हें प्रथम संकरण पीढ़ी से पौधे प्राप्त किए। इस पीढ़ी में F1 में पीढ़ी कहा जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, F1 पीढ़ी बोलते हैं। फिर मेंडल ने देखा, फिर क्या, मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी में सारे पौधे क्या थे, लंबा थे, सारा पौधा क्या था, लंबा था। मेंडल ने जब F1 पीढ़ी में यानी कि F1 में देखा, यानी कि पहला पीढ़ी में देखा, सारा पौधा क्या था, लंबा था। फिर उस F1 पीढ़ी को सभी का क्या, स्वपरागित किया, आपस में क्या किया, स्वपरागित किया, तो उसका संतान F2 हो गया, यानी कि पीढ़ी नंबर 2। उस पीढ़ी में क्या मिलेगा, कुछ पौधा बौना और कुछ क्या मिला, लंबा मिला। कुछ पौधा क्या मिला, बौना, कुछ पौधा लंबा मिला। उसका रेशियो जो देखा गया तो उसका रेशियो क्या मिला, 3:1। लंबा कितना था, 3, बौना कितना था, 1। जब 4 में से गिना तो 3 लंबा और 1
बना, उसका जीनोटाइप में यानी कि एक बिल्कुल प्योर पेरेंट्स के तरह और दो दोनों का मिक्सर और एक बिल्कुल ऊपर में पहला पीढ़ी के तरह, है ना, इस तरह से दिखा उसको। ठीक है, चलते उसके बाद ये जो बच्चों सारा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम टू सेम मैंने जो बताया था वही चीज़ है, यही रेशियो के यहाँ क्या क्या यानी कि पहला पीढ़ी में कैपिटल आपस में क्रॉस कराया तो क्या बन गया, सारा प्लांट टॉल बन गया। सारा प्लांट क्या बन गया, टॉल। सारा प्लांट टॉल प्लांट। उन हाइब्रिड टॉल प्लांट को आपस में जब क्रॉस कराया, सेल्फ पोलिनेशन कराया, तो उसमें क्या बना, एक तो बिल्कुल प्योर लंबा टॉल बना, फिर दो हाइब्रिड टॉल बना और बिल्कुल एक छोटा बना। उनका फिनोटाइप रेशियो क्या बन गया, 3:1 और उसका जीनोटाइप 1:1 2:1। क्यों कि इसमें दो क्या बन गया, हाइब्रिड टोल, और एक क्या बना, प्योर टोल, और एक क्या बना, प्योर स्मॉल, प्योर छोटा। इसलिए जीनोटाइप रेशियो क्या बन गया, 1:2:1। और फिर हम फिर बाहर से देख करके बोलेंगे तो क्या बनेगा, 3:1। ठीक है बच्चों। उसके बाद है क्या, मेंडल ने लक्षण के वंशागत करने वाले कई इकाई फैक्टर कहा जाता है जिन्हें जीन कहते हैं। यानी कि मेंडल ने कहा कि जिस लक्षण को वंशागत कहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उस इकाई को फैक्टर कहते हैं, और उस इकाई को फैक्टर कहते हैं, और उसी फैक्टर को क्या कहते हैं ना, जीन कहते हैं। यानी कि जिस वजह से संकरण होता है, हाइब्रिड होता है, वो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके इकाई को फैक्टर बोलते हैं, और उसी फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। और ये जो है ना दो प्रकार के होते हैं, एक होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस। एक होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस, एक समयुग्मी और एक विषमयुग्मी। तो यहाँ जो दिखाया गया, जब दो प्रकार के समान होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समयुग्मी बोलते हैं, होमोजाइगस बोलते हैं। ये हमेशा चाहे कैपिटल टी होगा या फिर स्मॉल टी होगा, दोनों सेम टू सेम होगा। ठीक है, लेकिन विषम युग्मन जी में क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस में क्या होगा, एक कैपिटल और एक स्मॉल टी, हमेशा ऐसा होगा, एक कैपिटल और एक स्मॉल, ये दोनों हाइब्रिड होगा। ठीक है, और इसी चीज को चेकर बोर्ड से जब समझा गया तो इस तरह से मिला क्या, कि मेल को कहाँ रखा, ऊपर रखा, मेल को ऊपर रखा, फीमेल को कहाँ रखा, बाया साइड में रखा। मेल को ऊपर रखा, टॉप में रखा, और फीमेल को लेफ्ट साइड यानी कि बाया तरफ रखा। जब दोनों को आपस में जब क्रॉस करा, इसका टी क्या मिला, कैपिटल टी मिला। फिर इसका टी कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। फिर इसका टी क्या मिल गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये स्मॉल टी आपस में क्या मिल गया, टी बन गया। तो यहाँ जो हम लोग अगर इसका अगर देखेंगे इस तरह का चेकर बोर्ड में कैसा बनेगा, ये बनेगा बच्चों कैसा, यहाँ टी, ये टी, ठीक है, ये टी, फिर ये टी, तो ये बन जाएगा। इस ये टी को लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये टी कैपिटल टी बिल्कुल टॉल। फिर इस टी है कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ये हाइब्रिड टॉल। फिर स्मॉल टी कैपिटल टी क्या बन जाएगा, हाइब्रिड टॉल। स्मॉल टी प्योर डॉर, क्या बन जाएगा, प्योर डॉर। तो वैसे जहाँ समझा है, जीनोटाइप में रेशियो जो होगा क्या होगा, 1:2:3 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ये T1, और कैपिटल स्मॉल टी 2 है, स्मॉल टी एक ही है। तो जीनोटाइप में 1:2:3 रेशियो हो जाएगा चेकर बोर्ड में। और फिर फिनोटाइप में तीनों तो टॉल है ना, ये तो क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। क्या होगा, 3:1 हो जाएगा, या 3:1 हो जाएगा। ठीक है, तो चेकर बोर्ड में यही बताया कि इसमें स्क्वायर पेनेट मेथड भी कहते हैं। चेकर बोर्ड को क्या बोलते हैं, स्क्वायर पेनेट मेथड भी कहते हैं। इस विधि से जनक द्वारा युग्मकों द्वारा उत्पन्न युग्म निर्माण F1 और F2 में संतति पादप को समझा सकता है। F1 और F2 पीढ़ी के संतति को समझा जा सकता है। और चेकर बोर्ड में 36 पंक्ति में किसको रखते हैं, नर को रखते हैं, यानी कि खरी पंक्ति को, और खरी पंक्ति में किसको, मादा में रखते हैं। 36 पंक्ति को नर और खरी पंक्ति में मादा को, यानी कि बाएं तरफ किसको रखते हैं, मादा को रखते हैं, और ऊपर नर को रखते हैं। ठीक है, और सेम टू बच्चों ये किसके वालों के लिए, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम टू सेम चीज। ये हम लोग क्या रखते हैं, इस सेम टू सेम है क्या, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। यहाँ याद रखना है क्या, होमोजाइगस में क्या हो जाएगा, सेम टू सेम होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। हेट्रोजाइगस में हमेशा कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर होमोजाइगस में कैपिटल टी चाहे स्मॉल टी होगा, लेकिन हेट्रोजाइगस में एक कैपिटल और एक स्मॉल होगा।
और इसी को चेकर बोर्ड मेथड में समझाया गया सेम टू सेम इसी वजह से। जैसे मैंने बताया क्या, इसका जीनोटाइप 1:2:1, इसका 3:1। जैसे मैंने ये कैपिटल टी, इस ये कैपिटल टी यहाँ दर्शाया गया, इसको यहाँ दर्शाया गया, इस स्मॉल टी और ये कैपिटल टी यहाँ दर्शाया गया, स्मॉल टी यहाँ दर्शाया गया। ठीक है, ये सेम टू सेम क्या है, जैसे मैंने बताया सेम वैसा ही चीज है, आप थ्योरी को नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेंडल के वंशागति के नियम। मेंडल के वंशागति के नियम। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करके वंशागति के प्रमुख नियम बनाए। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करके एक वंशागति का नियम बनाया, जिन्हें वंशागति नियम कहते हैं। जिसे वंशागति का नियम बना, उसमें क्या कहते हैं, वंशागति के नियम कहते हैं। तो पहला क्या था, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला क्या है, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी कि इसका दूसरा नाम और क्या है, एकरूपता का नियम। क्या है, एकरूपता का नियम। तो देखते हैं एकरूपता का नियम है क्या। इस नियम के अनुसार संतान में उपस्थित, इस नियम के अनुसार संतान में उपस्थित कारक के जोड़ों में से एक कारक नर और दूसरा कारक क्या, मादा से आता है। कारकों में से एक कारक किससे आएगा, नर से आएगा। एक कारक नर से आएगा और दूसरा कारक किससे आएगा, मादा से आएगा। किससे आएगा, मादा से आएगा। तो फिर यहाँ देखा गया है कि कारक में से एक कारक गुण गुण किसको दबा देते हैं। हो सकता एक कारक क्या करता है, डोमिनेंट हमेशा रिसेसिव को दबा देता है, तो वो भी किस में आ जाता है, वो डोमिनेंट में जाता है। उसको क्या बोलते हैं, यानी कि एक कारक दूसरे कारक को जब दबा देता है तो उस कारक को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डोमिनेंट, प्रभावी बोलते हैं। और जो दब जाता है उसको क्या बोलते हैं, अप्रभावी रिसेसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप्रभावी रिसेसिव बोलते हैं। जो फैक्टर दब जाता है उसको रिसेसिव बोलते हैं, और जो फैक्टर जिसको दबा देता है उसको प्रभावी बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, इस प्रथम F1 में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। F1 में केवल हम लोगों को क्या दिखा दिया, प्रभावी लक्षण, लेकिन अप्रभावी गुण तो रहता है जरूर, लेकिन दिखाई नहीं देता है। हमेशा F1 पीढ़ी में जो है, हमेशा F1 पीढ़ी में जो है वहाँ क्या होता है कि अप्रभावी गुण होता जरूर है लेकिन दिखाई नहीं देता है। दिखाई हम लोग को क्या देता है, ओनली प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है। ठीक है, ये सारा चीज सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। जैसा मैंने बताया सेम टू सेम वैसा चीज नोट कर लीजिएगा, कुछ फर्क नहीं है। यहाँ क्या कुछ प्रभावी लक्षण के उदाहरण, मैंने 4 उदाहरण बता रहा हूँ, देख लो यह कौन सा है। कि मनुष्य का घुंघराली बाल है क्या है, प्रभावी है, और सीधा बाल क्या है, अप्रभावी। मनुष्य का जो काला काला बाल जो होता है, यानी घुंघराला घुंघराला बाल जो होता है वो क्या है, प्रभावी है, और जिसका सीधा है वो क्या है, अप्रभावी है। मनुष्य का काला रंग क्या है, वह प्रभावी है, स्ट्रॉन्ग है, और जो गोरा रंग है वो क्या है, अप्रभावी है ना। जो यानी कि जो क्या है बाल का, वो क्या है, लाल रंग का, क्या अप्रभावी है। मनुष्य का आंख का रंग क्या है, काला, तो क्या होगा, प्रभावी होगा, और नीला पीला होगा तो क्या होगा, वो अप्रभावी होगा। खरगोश का काला रंग का बाल क्या होगा, प्रभावी, और उसके बाद सफेद रंग का क्या होगा, अप्रभावी, वो कमजोर वाला होगा। और इसको सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हर एक चीज है ना। करली हेयर ह्यूमन डोमिनेट होगा, स्ट्रेट हेयर रिसेसिव होगा, ब्लैक हेयर डोमिनेंट, रेड हेयर रिसेसिव। ठीक है, ब्लैक हेयर, ब्लैक ह्यूमन आई क्या होगा, ब्लैक ह्यूमन आई क्या हो जाएगा, वो डोमिनेंट, और ब्लू आई क्या होगा, रिसेसिव। रैबिट का ब्लैक हेयर कलर डोमिनेंट, व्हाइट हेयर रिसेसिव। ठीक है, उसके बाद क्या है, पृथक्करण का नियम। दूसरा नाम क्या दिया उसने, पृथक्करण का नियम दिया, यानी कि उसका नाम, दूसरा नाम क्या है, विसंयोजन का नियम। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो देखो इस नियम में उसने क्या कहा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार युग्मक निर्माण के कारण एक जोड़ा एलील के सदस्य अलग अलग हो जाते हैं। एक जोड़ा एलील जो फैक्टर जो होता है अलग अलग हो जाते हैं, और केवल एक कारक युग्मक पहुंचता है। मान लें कि ये टी एक क्या है, एक जोड़ा फैक्टर है, उसमें 2 एलील है, एक एलील है, और वहां जो पहुंचेगा केवल कौन सा पहुंचेगा, एक ही पहुंचेगा। क्या पहुंचेगा, एक ही पहुंचेगा। एक कैपिटल से आया, एक स्मॉल से आया, उसका यही करना है। सेग्रीगेशन में क्या करना है कि एक दो, यानी कि फैक्टर में 2 एलील होता है, और 2 एलील में से जो स्थानांतरण होता है, जब जाता है ट्रांसफर होता है, एक ही एलील जाता है। क्या आता है, एक ही एलील। जैसे ये कैपिटल टी एक एलील आया,
स्मॉल टी से एक एलील आया, ठीक है, और वो कभी युग्मक में नहीं बनाता है, ठीक है। विश्लेषण का महत्व क्या है, इस नियम को जीन कॉन्सेप्ट को बल दिया है, इसके बाद जीन कॉन्सेप्ट को बल दिया है। प्रत्येक लक्षण एक जीन द्वारा नियंत्रित होता है, प्रत्येक लक्षण जो होता है किसके द्वारा होता है, एक जीन द्वारा नियंत्रित होता है, और एक जीन के युग्मक विकल्पी होते हैं, और युग्मकों द्वारा एक संतति द्वारा संतति में क्या कहते हैं, गमन करते हैं, क्या करते हैं, संतति में गमन करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ दिया है कि माता पिता का बीज का रंग क्या होगा, वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो क्या बोलते हैं उसको, पीला हरा बोलते हैं। कैपिटल वाई क्या है, पीला हो जाएगा, स्मॉल वाई क्या, हरा हो जाएगा। तो वहां जो था कैपिटल था ना, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, स्मॉल स्मॉल वाई, वहां जो ट्रांसफर हुआ इस कैपिटल वाई और ये कैपिटल और ये स्मॉल ट्रांसफर हुआ। तो संतान में तो देखेगा कैपिटल वाई भी देखेगा और स्मॉल दोनों मिल सकता है। तो इसीलिए एलील जो ट्रांसफर होगा, युग्मक के जो ट्रांसफर होगा हमेशा एक ही तरह का एक ही, यानी कि एक ही एलील ट्रांसफर होगा। क्या होगा, एक ही एलील ट्रांसफर होगा, इसको बताया उसमें, ठीक है। और सेम टू सेम है क्या, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये नोट्स कर लीजिएगा, कुछ फर्क नहीं है, सेम टू सेम वही चीज है जो बताया गया है, वही चीज है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मेंबर्स ऑफ पेयर्स ऑफ एलील फ्रॉम फैक्टर्स फॉर्मिंग गैमेट्स सेपरेटेड एंड ओनली फैक्टर्स इज, यानी कि इसका जब गैमेट बनता है तो एलील अलग हो जाता है, एक ही अलग एलील सेपरेट होकर के क्या बनता है, उसमें गैमेट बनाता है, एंड बोथ नेवर गो फ्रॉम द गैमेट्स, यानी कि गैमेट में दो एलील कभी न जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। उसका इंपोर्टेंस क्या बताया, दिस लॉ गिव्स इज स्ट्रेंथ टू कॉन्सेप्ट जीन, और इसको क्या बोलते हैं, जीन कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। इस स्ट्रेस कंट्रोल बाय जीन, कुछ भी होता है सारा कंट्रोल किसमें करता है, जीन करता है, एंड गैमेट्स ऑफ जीन आर एलील एंड दे पास फ्रॉम वन कंटिन्यूम टू अदर ऑफ स्प्रिंग, यानी कि वही क्या होगा, यानी कि पेरेंट्स से संतान में वो ट्रांसफर होगा। एग्जाम्पल में क्या दिया, वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक कैपिटल क्या एलो हो गया, ग्रीन क्या हो गया स्मॉल वाई, और ऑफ स्प्रिंग में जो देखा गया वही चीज देखा गया, कैपिटल और स्मॉल वाई ही देखा गया, क्या देखा गया, कैपिटल और स्मॉल वाई देखा गया, ठीक है बच्चों। आज यहीं तक, तो वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो इसको जरूरत है, ठीक है। एक पैरा और अच्छा लगे तो प्यार सा कमेंट जरूर करें, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।